So now the next concept which I am saying that this is a very important concept. This is the concept is financing decision. इस कंसेप्ट से आपका जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है अकाउंट का वो भी कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उसके भी काफी सारी कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है, इट इज ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड सेकंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन है आपका ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेकंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्दर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपका डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हाउ मच funds are required, how much funds are required, and second one is जो भी आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स कैन बी रेज, सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स कैन बी। फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट आप ये देखोगे, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके सोर्सेज क्या है। अगर मैं सोर्सेज की बात करता हूँ कि आप जो भी फंड रेज करोगे वो डेट से करोगे, यानी कितना आप एक्सटर्नल लोन लोगे या कितना आप खुद का पैसा लगाओगे, दैट इज इक्विटी। कि जो भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, जो भी आपकी फंड की रिक्वायरमेंट है उसमें से कितना आप एक्सटर्नल डेट लोगे। डेट का मतलब क्या होता है, क्या आप ये पैसा बैंक लोन से लोगे या थ्रू डिबेंचर आप अपना डेट लोगे। इधर यू विल टेक योर डेट फ्रॉम बैंक लोन और थ्रू डिबेंचर। जहाँ तक इक्विटी की बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा लगाएगी मीन्स इक्विटी, वो कहाँ से लगाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और थर्ड टाइप इज आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ, राइट। So first of all, how much funds are required? That totally based on the investment decision. कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी हमने स्टडी किया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड थिंग कि किन सोर्सेज से हम उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। देयर आर टू सोर्सेज, one is debt and another is equity. That means non-current liability like bank loan और डिबेंचर, और इक्विटी मीन्स जो कंपनी अपना पैसा लगा रही है वो इक्विटी शेयर कैपिटल से लगा रही है, प्रेफरेंस से लगा रही है, आउटर रिजर्व, इन सभी का यूज करें। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन का जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स रेशियो in which funds to be raised from debt and equity in simple words, to decide debt equity ratio, कि कितना पैसा हम एक्सटर्नल लोन से लगाएंगे और कितना अपना पैसा हम लगाएंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर।
कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल से 2:1, 1:1, 0:1। 2:1 का मतलब कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं, तो अगर आप 1 लाख अगर आप इक्विटी से लगा रहे हो तो 2 लाख आप लोन से लगा रहे हो। 1:1 का मतलब जितना पैसा आप खुद का लगा रहे हो से 3 लाख, उतना ही पैसा आप डेट का लगा रहे हो से 3 लाख। तो 0/1 का मतलब सारा का सारा पैसा जो है आपका वो 6 लाख आप खुद ही लगा रहे हो, डेट में से आप कोई पैसा यूज नहीं कर रहे। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है, हाउ मच फंड्स आर रेज, और ये डिसीजन किस चीज़ का होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। और वो जो आप फंड रेज करोगे उसके सोर्सेज क्या होंगे, डेट, इक्विटी। देयर आर 2 सोर्सेज। डेट में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, बैंक लोन और डिबेंचर। और इक्विटी में आपके सोर्सेज आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आउट ऑफ रिजर्व। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेट और इक्विटी का जो रेशियो होगा आपका वो कितना होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है आपका, with the introduction of debt in capital structure, earning per share, जिसको हम कहते हैं EPS, increases, known as ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि जितना ज़्यादा पैसा डेट से लगाओगे उतना ही आपकी अर्निंग पर शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद अ एग्जांपल। से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 10 लाख। जो आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है इट इज इक्वल टू 10 लाख, राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT भी कहते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपकी कितनी है, आपकी से 5 लाख। तो 10 लाख आपने लगा रखा है और आपकी अर्निंग कितनी आ रही है, इससे 5 लाख। टैक्स रेट, और जो भी आपकी अर्निंग है उस पर कितना टैक्स आप पे करते हो, से 50%। कितना टैक्स आप पे करते हो, 50%। नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट केसेस। केस वन, केस वन में क्या है कि आपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है इसमें आपने कोई डेट नहीं लिया, जीरो डेट। केस टू, कि बिजनेस में जो भी फंड आपने रेज किया बिजनेस में उसमें आपने डेट कितना लिया है, 3 लाख, एट द रेट ऑफ 10% डिबेंचर। केस थ्री, बिजनेस में जो आपने पैसा लगाया है वो आपने जो भी बिजनेस में आपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किया है इसमें से आपने डेट से कितना फंड रेज किया, 5 लाख, सेम एट द रेट ऑफ 10%, एंड दैट इज थ्रू डिबेंचर, दैट इज थ्रू डिबेंचर, राइट। तो अगर मैं इस केस को सम अप करता हूँ, हाँ, केस वन, केस टू एंड केस
केस वन में आपका देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये कितना है हमारा 5 लाख। पहले इसको लिखते हैं। केस टू में 5 लाख और केस थ्री में 5, राइट। लेस इंटरेस्ट, यहाँ से आप लेस करोगे इंटरेस्ट। अब यहाँ तो आपने कोई डेट लिया ही नहीं है, इंटरेस्ट किस पर पे किया जाता है? डेट पर। यहाँ पे कुछ, यहाँ तो जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड है इस केस में आपका सारा खुद का पैसा है, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना। तो ये हो गया आपका नेट। यहाँ पर आपने 3 लाख रुपये जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का किया उसमें से 3 लाख का आपका डेट है एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो? 30,000। और यहाँ पे जो डेट है आपका 5 लाख का एट द रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो? 50। तो यू विल हैव 5 लाख, 4,70,000 and 4,50,000, 4,50,000। नाउ ये आपकी वैल्यू आ गई अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स से पहले की आपकी अर्निंग है, इसमें से आप लेस कर दोगे टैक्स, और टैक्स का जो रेट है आपका दैट इज एट द रेट ऑफ 50%। तो अगर आपकी 5 लाख की अर्निंग है तो आपका 50% टैक्स में जा रहा है, दैट इज 2,50,000। 4,70,000 की अर्निंग है तो 2,35,000 आपका टैक्स में जाएगा। और 4,50,000 की अर्निंग है तो 2,25,000 जो है आपका वो किस में जाएगा? आपका टैक्स में जाएगा, राइट। नाउ वी हैव द वैल्यू अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो टैक्स देने के बाद आपकी अर्निंग कितनी आ गई? ये होगी आपकी 2,50,000, ये हो गई आपकी 2,35,000 और ये हो गई आपकी 2,25,000। तो टैक्स देने के बाद ये आपकी अर्निंग आ गई, राइट। तो से जो नंबर ऑफ शेयर्स है, हम सबको पता है नंबर ऑफ पर शेयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 रुपीज। पर शेयर की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है? एक्चुअली मैं क्या करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे शो करता हूँ। केस वन, जीरो डेट, तो इक्विटी से कितना पैसा लगाया आपने? 10 लाख। केस टू, केस टू में हमने डेट से कितना पैसा लगाया? 3 लाख। तो इक्विटी से कितना पैसा लगाया? 7 लाख। केस थ्री, केस थ्री में डेट से कितना पैसा लगाया है? 5 लाख। तो इक्विटी, तो आपने इक्विटी से कितना पैसा लगाया होगा? 5, राइट। नाउ नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, पर शेयर वैल्यू होती है 10 रुपीज। तो यहाँ पर इक्विटी में कितने, इक्विटी में इक्विटी वैल्यू कितनी है आपकी? 10 लाख। 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टोटल शेयर की वैल्यू है आपकी 1 लाख। यहाँ पे टोटल शेयर की वैल्यू है आपकी 7 लाख। पर शेयर वैल्यू 10, तो यहाँ पे इक्विटी वैल्यू 7 लाख, पर शेयर अगर 10 रुपीज का है तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे आपके? 70,000। और यहाँ पे इक्विटी वैल्यू है आपकी 5 लाख केस थर्ड में। पर शेयर वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे आपके पास? 50,000। तो 1 लाख शेयर, 70,000 शेयर एंड 50,000 शेयर, राइट। यहाँ पे कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। अब हमें क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो केस वन, अगर मैं केस वन की बात करता हूँ तो केस वन में अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था आपका 2,50,000। 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1। तो केस वन में जो आपका अर्निंग पर शेयर हुआ वो हो गया आपका 2.5 पर शेयर। 2.5 पर शेयर। केस टू, केस टू में जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स था वो था आपका 2,35,000। 2,35,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 70,000। तो जो आपकी अर्निंग होगी यहाँ पर इट विल बी 3.35 पर शेयर। 3.35 पर शेयर। देन केस थ्री, केस थ्री में जो आपकी अर्निंग है वो है 2,25,000। 2,25,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 50,000। तो जो आपकी अर्निंग पर शेयर होगी वो होगी 4.5 पर शेयर। तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर डेट कितना था 0, तो अर्निंग पर शेयर कितनी है 2.5। यहाँ पर डेट कितना था 3 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितनी है आपकी 3.35। और यहाँ पर डेट कितना है आपका 5 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितनी है 4.5। तो अगर आप ध्यान से देखो जैसे जैसे आपका डेट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। वैसे वैसे जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो भी आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बट इसके लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है आपकी कि जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ये उससे ज्यादा होना चाहिए। जो भी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 10% डिबेंचर है आपका, तो 10% डिबेंचर जो आपका यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर 10% डिबेंचर है आपका कितना 30,000 है और यहाँ पर कितना था 50,000। और मान लो जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपकी है 25,000। तो ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो कंसेप्ट है फिर यहाँ पर ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि जितनी आपकी अर्निंग है उससे ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो अर्निंग पर शेयर का ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो यहाँ पर जाके फेल हो जाता है। अब ये सारा मैं अभी आपको एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ क्यों वो फेल हो जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि जैसे जैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का लेवल अपना रेज करते हैं वैसे वैसे जो हमारा अर्निंग पर शेयर है ईपीएस जिसको हम कहते हैं वो हमारा क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। ओके,